हेलो दोस्तों, MJUS पर आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि आज भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दिल थाम के बैठ जाइए। तो अगर हम भारत के नक्शे को एक शरीर की तरह देखें तो नदियां क्या हैं? शायद उसकी नसें हैं, है ना? बिल्कुल सही कहा। जीवन रेखाएं हैं ये। कुछ हिमालय के दिल से निकलती हैं तो कुछ पठार की मजबूत हड्डियों से। और आज हम इन्हीं जीवन रेखाओं की गहराई में उतरने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये नदियां सिर्फ जमीन को ही नहीं बल्कि हमारी तकदीर को भी शक्ल देती हैं। और हर नदी का ये तरीका, मतलब तकदीर लिखने का तरीका, बिल्कुल अलग है। इसे समझने के लिए देखिए, भारत के नदी तंत्र को हम दो मुख्य किरदारों में बांट सकते हैं। दो किरदार, दिलचस्प है। हाँ, पहला हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जैसे दो भाई जिनका स्वभाव बिल्कुल जुदा हो। ये पढ़ना तो बहुत अच्छी है। मतलब एक भाई जो हमेशा ऊर्जा से भरा रहता है और दूसरा जो शायद थोड़ा शांत और मौसमी है, कुछ ऐसा। बिल्कुल, आपने एकदम सही समझा। हिमालयी नदियां वो बड़ा भाई हैं जो हमेशा जोश में रहता है। इनका स्रोत ग्लेशियर्स हैं, यानी बर्फ के बड़े बड़े भंडार। तो बर्फ पिघलती रहती है और इसीलिए इनमें साल भर पानी का बहाव बना रहता है। इसीलिए तो इन्हें बारहमासी या पेरेनियल कहते हैं। अच्छा। ये नदियां अभी भी मतलब अपनी युवावस्था में है। ये पहाड़ों को चीरकर गहरी खाई बनाती हैं जिन्हें गॉर्ज कहते हैं। और मैदानों में आकर सांप की तरह बल खाती हैं, वो विसर्प, है ना? हाँ, विसर्प या मियांडर्स। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब इसी परिवार के सदस्य हैं। और प्रायद्वीपीय नदियां, वो फिर शांत अनुभवी छोटा भाई हुई। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये नदियां अपनी प्रौढ़ अवस्था में पहुंच चुकी हैं। इनका जीवन ग्लेशियर पर नहीं बल्कि पूरी तरह से मॉनसून पर निर्भर है। मतलब बारिश पर। हाँ, जब बारिश होती है तो ये उफान पर होती हैं, लेकिन गर्मियों में अक्सर सिकुड़ जाती हैं। ये मौसमी है। इनका बहाव भी हिमालयी नदियों जैसा तेज नहीं होता। और ये अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं। ज्यादातर, हाँ, समुद्र से मिलने से पहले उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ये सब इसी श्रेणी में आती हैं। ठीक है, तो नदियों के दो अलग अलग स्वभाव तो समझ आ गए, लेकिन जब ये बहती हैं तो क्या ये किसी खास पैटर्न या डिजाइन को फॉलो करती हैं या बस अपनी मर्जी से रास्ता चुन लेती हैं? देखने में शायद बेतरतीब लगे, लेकिन ऐसा है नहीं। असल में नदियों का रास्ता उस इलाके की चट्टानों की बनावट और ढलान पर निर्भर करता है। अच्छा, इसके पीछे भी विज्ञान है। हाँ, और मुख्य तौर पर 4 तरह के पैटर्न या अपवाह प्रतिरूप दिखते हैं। सबसे आम है ध्रुमाकृतिक यानी डेंड्रिटिक पैटर्न। ध्रुमाकृतिक नाम थोड़ा मुश्किल है। पर मतलब बहुत सीधा है। जैसे एक पेड़ होता है ना, एक मोटी डाल यानी मुख्य नदी, और उससे जुड़ती पतली पतली टहनियां यानी सहायक नदियां। बिल्कुल, गंगा और उसकी सहायक नदियां उत्तर भारत के मैदानों में ठीक ऐसा ही जाल बिछाती हैं। समझ गया। और दूसरा कौन सा है? दूसरा पैटर्न है जालीनुमा या ट्रेलिस। ये वहां बनता है जहां कठोर और नर्म चट्टानें एक दूसरे के समानांतर होती हैं। तो नदियां नर्म चट्टानों को आसानी से काट लेती हैं और एक दूसरे से लगभग 90 डिग्री पर मिलती हैं। एक जाली जैसा नजारा बनता है। अच्छा, और मुझे याद है मैं एक बार अमरकंटक गया था। वहां से नर्मदा एक दिशा में और सोन नदी लगभग उल्टी दिशा में निकलती है। वो भी कोई पैटर्न है क्या? अरे वाह, शानदार उदाहरण है ये। उसे ही अरिया या रेडियल पैटर्न कहते हैं। रेडियल? हाँ, जब एक पहाड़ की चोटी से नदियां अलग अलग दिशाओं में बहने लगती हैं तो ये पैटर्न बनता है, जैसे पहिए के केंद्र से तीलियां निकल रही हों। बिल्कुल। और चौथा? चौथा है आयताकार या रेक्टेंगुलर पैटर्न। ये उन इलाकों में बनता है जहां चट्टानों में बहुत ज्यादा दरारें हों, तो नदी उन्हीं दरारों के सहारे समकोण पर मुड़ते हुए बहती है। तो चलिए अब उत्तर की बर्फीली ऊंचाइयों पर चलते हैं, जहां से भारत की 3 सबसे महान नदी प्रणालियों का जन्म होता है। शुरुआत सिंधु से करते हैं। बिल्कुल, सिंधु नदी तंत्र एशिया के सबसे बड़े और ऐतिहासिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण तंत्रों में से एक है। इसका जन्म तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरचू ग्लेशियर से होता है। और ये कोई छोटी मोटी धारा नहीं है। बिल्कुल नहीं, लगभग 2880 किलोमीटर लंबा सफर तय करती है ये। भारत में लद्दाख के दमचोक से प्रवेश करती है और दुनिया के कुछ सबसे गहरे गॉर्ज बनाती है। एक मिनट,
सिंधु तो खुद इतनी विशाल है, फिर उसे 5 और नदियों मतलब पंचनद की क्या जरूरत पड़ती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। वो 5 नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, वो सिर्फ सिंधु में पानी नहीं मिलाती, बल्कि वो उस पूरे क्षेत्र को जीवन देती हैं जिसे हम पंजाब कहते हैं। पंज आब यानी 5 पानी की धरती। हाँ, ये नदियां उस इलाके की कृषि, इतिहास और पहचान की बुनियाद है। ये सभी अंत में पाकिस्तान में सिंधु से मिलती हैं और फिर ये विशाल तंत्र अरब सागर में समा जाता है। सिंधु के बाद अब आते हैं गंगा पर। ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है और भौगोलिक रूप से भारत का सबसे महत्वपूर्ण नदी तंत्र भी। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, पर दिलचस्प बात यह है कि इसका जन्म गंगा के नाम से नहीं होता। अच्छा, ये गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में निकलती है। फिर देवप्रयाग में जब इसमें अलकनंदा नदी मिलती है, तब इन दोनों की संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है। और इसकी सहायक नदियां तो अनगिनत हैं। यमुना सबसे बड़ी है जो प्रयागराज में मिलती हैं, लेकिन कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो इसके शांत स्वभाव को बदल देती हैं, जैसे कोसी। हाँ, कोसी, उसे बिहार का शोक भी कहते हैं। वो अपने साथ हिमालय से भारी मात्रा में मलबा लाती है और अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है, जिससे हर साल बिहार में बाढ़ आती है। विनाशकारी बाढ़। वहीं दक्षिण से सोन नदी आकर इसमें मिलती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का में पहुंचकर गंगा 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक धारा हुगली बनकर कोलकाता से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। सही। और मुख्य धारा पद्मा के नाम से बांग्लादेश में चली जाती है। सही। जहां वो ब्रह्मपुत्र से मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनाती है। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र की, जिसे एक नदी कई नाम भी कह सकते हैं। सही कहा आपने। तिब्बत में जहां से ये निकलती है, इसे सांगपो कहते हैं, जिसका मतलब है शोधक। वहां इसका स्वभाव बहुत शांत है। और फिर ये हिमालय के पूर्वी सिरे पर नामचा बरवा पर्वत से टकराकर एक गहरा यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से भारत में दाखिल होती है। और असम में पहुंचकर इसका रूप पूरी तरह बदल जाता है ना? बिल्कुल। जब दिहांग में दिबांग और लोहित जैसी नदियां मिलती हैं, तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। असम में इसका पाट मतलब चौड़ाई कुछ जगहों पर 10 किलोमीटर तक हो जाती है। 10 किलोमीटर? हाँ। बारिश में ये नदी विनाशकारी बाढ़ लाती है, इसलिए इसे असम का शोक भी कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ विनाश नहीं लाती। अच्छा। बाढ़ के बाद जो उपजाऊ मिट्टी जमा होती है, वो धान की खेती के लिए एक वरदान है। तो ये नदी जीवन देती भी है और लेती भी है। और हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भी इसी नदी की देन है। तो हिमालय से उतरकर अब भारत के पठारी हिस्से में चलते हैं। जी। यहाँ नदियों की कहानी मौसम और चट्टानें लिखती हैं। बिल्कुल सही ट्रांजिशन है। यहाँ नदियां मुख्य रूप से 2 दिशाओं में बहती हैं, कुछ पश्चिम की ओर अरब सागर में, तो ज्यादातर पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में। पहले पश्चिम वाली नदियों की बात करते हैं। ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा और तापी सबसे खास हैं। ये दोनों एक अनोखे रास्ते से बहती हैं, जिसे भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं। रिफ्ट वैली मतलब जमीन का एक ऐसा हिस्सा जो अपने दोनों तरफ की जमीन से नीचे धंस गया हो, एक तरह की प्राकृतिक नहर जैसी। बिल्कुल। और इसी वजह से ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती। क्यों? देखिए, डेल्टा तब बनता है जब नदी समुद्र में मिलने से पहले धीमी हो जाती है और अपने साथ लाया मलबा जमा करती है। लेकिन नर्मदा और तापी कठोर चट्टानों से तेजी से बहती हुई सीधे समुद्र में मिल जाती हैं। इस मिलन को ज्वारनदमुख या एस्चुरी कहते हैं। अच्छा, तो डेल्टा और एस्चुरी में ये फर्क है? हाँ, एस्चुरी में नदी पूरे वेग से सीधे समुद्र के गले मिलती है। यह मीठे और खारे पानी का एक बहुत ही गतिशील मिलन होता है। और पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, वो तो डेल्टा बनाने के लिए मशहूर है। हाँ, क्योंकि उनका रास्ता लंबा होता है और ढलान कम। इनमें सबसे बड़ी है गोदावरी। 1465 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसीलिए इसे दक्षिण गंगा कहते हैं। हाँ, या वृद्ध गंगा भी। फिर महानदी है, जिस पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बना है, और कृष्णा नदी भी है। और एक है कावेरी, उसे भी दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, पर शायद किसी और वजह से। बिल्कुल, कावेरी को ये दर्जा उसकी पवित्रता और निरंतरता के कारण मिला है। हाँ, और इसके पीछे एक अनोखी भौगोलिक वजह है।
कावेरी को पानी सिर्फ दक्षिण पश्चिम मानसून से ही नहीं मिलता, बल्कि लौटते हुए उत्तर पूर्व मानसून से भी मिलता है। अच्छा, तो यही खासियत इसे दक्षिण की बाकी नदियों से अलग करती है। मतलब जहां गोदावरी और कृष्णा गर्मियों में सिकुड़ जाती हैं, वहीं कावेरी में लगभग पूरे साल पानी रहता है। और इसी निरंतरता ने इसे पवित्र दर्जा दिया। लेकिन यही निरंतरता आज तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच दशकों पुराने जल विवाद की जड़ भी है। एक नदी का वरदान, दो राज्यों के लिए सियासी सिरदर्द। कुछ ऐसा ही है। तो नदियां जमीन को आकार देती हैं, लेकिन पिछले 100 सालों से इंसान इन नदियों को आकार देने की कोशिश कर रहा है बांधों के जरिए। हाँ, और बांधों की कहानी भी भारत के विकास की कहानी है। 2 बांधों का जिक्र करना यह जरूरी है। एक तो सतलज पर बना भाखड़ा नांगल, जो आजाद भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक था। बिल्कुल, नेहरू जी ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। यह सिर्फ बिजली या पानी नहीं, बल्कि देश की तरक्की का सपना था। और दूसरा? वहीं दूसरी तरफ है नर्मदा पर बना सरदार सरोवर बांध, जो विकास और विस्थापन की बहस का सबसे बड़ा चेहरा बना। हाँ, एक तरफ गुजरात की प्यास बुझाने का दावा था, तो दूसरी तरफ हजारों परिवारों के डूब क्षेत्र में आने का दर्द। ये बांध सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं है, ये भारत की विकास गाथा के 2 अलग अलग अध्याय हैं। बांधों के अलावा झीलें भी हैं, कुछ प्राकृतिक, कुछ इंसानी। बिल्कुल, जैसे जम्मू कश्मीर की वूलर झील, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, या फिर ओडिशा की चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी लैगून है। और मणिपुर की लोकतक झील तो सबसे अनोखी है। हाँ, उस पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ है। पहाड़ों को पार करने के लिए दर्रे यानी पासेस भी उतने ही जरूरी है ना। ये सिर्फ रास्ते नहीं है, ये व्यापार और रणनीति की धमनियां है। उत्तर में जो जिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, पूर्वोत्तर में सिक्किम का नाथुला दर्रा भारत चीन के बीच एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग रहा है। और दक्षिण में थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, जो पश्चिमी घाट के आर पार जाने के रास्ते हैं। और मुख्य भूमि से परे हमारे द्वीप समूह भी हैं। हाँ, अरब सागर में लक्षद्वीप के 36 द्वीप हैं, जो प्रवाल यानी मूंगे की चट्टानों से बने हैं, जैसे पानी में बिखरे हुए मोती। क्या बात है। और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार के 572 द्वीप हैं। यहीं पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप भी है। नदियों की बात करते हुए एक बहुत बड़ी योजना का जिक्र आता है, नदी जो परियोजना। इसका मूल विचार क्या है? विचार बहुत सरल है। जहां पानी ज्यादा है, वहां से पानी को नहरों के जरिए उन इलाकों में ले जाना जहां पानी की कमी है। इससे बाढ़ और सूखे दोनों समस्याओं से एक साथ निपटने की उम्मीद है। हाँ, उम्मीद तो यही है। और पहली परियोजना केन बेतवा लिंक पर काम चल भी रहा है। लेकिन इसको लेकर चिंताएं भी हैं, है ना? बहुत गंभीर चिंताएं हैं। इस प्रोजेक्ट के कारण पन्ना टाइगर रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा डूब जाएगा। तो ये विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन का एक और बड़ा इम्तिहान है। और ये कितना दिलचस्प है कि नदियों ने शहरों को सिर्फ पानी नहीं, उनका पूरा चरित्र दिया है। बिल्कुल, यमुना के किनारे दिल्ली और आगरा सत्ता के केंद्र बने, गंगा के किनारे वाराणसी और पटना धर्म और ज्ञान के, हुगली के किनारे कोलकाता व्यापार का गढ़ बना, और ब्रह्मपुत्र के किनारे गुवाहाटी पूरे पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार। शहर का नाम लीजिए और उसकी कहानी नदी के बहाव के साथ जुड़ी मिलेगी। तो आज हमने हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण के समुद्री तटों तक एक अद्भुत सफर तय किया। हमें देखा कि नदियां ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं। नहीं, ये भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और जीवन की आत्मा है। ये बिल्कुल सच है। ये नदियां ही तो भारत की जीवन रेखाएं हैं। हिमालय की 12 धाराओं से लेकर प्रायद्वीपीय मौसमी नदियों तक ये पूरा तंत्र मिलकर ही तो हमारे देश में कृषि, ऊर्जा और जीवन को संभव बनाता है। ये सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं, ये हमारे अस्तित्व का आधार है। इसीलिए ये याद रखना जरूरी है कि जल संरक्षण सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि हमारा सामूहिक दायित्व है। आज की चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, शायद सोचने वाली बात है कि जैसे नदियां बिना किसी भेदभाव के हर खेत और हर शहर तक पहुंचती हैं, क्या हम इंसान भी संसाधनों को उसी बराबरी से बांटना सीख सकते हैं?